हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं रूबी सिंगाटिया और इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो चलिए, अब तक हमने ये सीखा कि रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो यहाँ पर जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो कोई नया उत्पाद बनता है। ठीक है, और जब भौतिक परिवर्तन होते हैं तब कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है, जो पहले उत्पाद था वही होता है, बस उसके भौतिक गुण चेंज होते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आप बात करें रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है, वो कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में एक तो आपने बता दिया, क्या बताया आपने, बताया कि नए उत्पाद बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि नए उत्पाद बनने के अलावा कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो आपने काफ़ी सारे हमने जो एग्जांपल्स पढ़े तो वहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि नए उत्पाद बनने के अलावा क्या क्या चीज़ें ऐसी हो रही थी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि पहली चीज़ तो हमने देखी कि जब हमने सिरके के अंदर खाने का सोडा डाला था तो हमने क्या देखा था कि वहाँ से गैस निकल रही थी। कौन सी गैस? CO2 गैस निकल रही थी। तो पहली तो घटना हम क्या बता देंगे कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो कोई गैस निष्कासित हो सकती है। तो पहली घटना क्या हो सकती है? गैस निष्कासित, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि गैस जो है वो निर्मुक्त हो सकती है, पहली घटना। दूसरी घटना क्या हो सकती है? जब हमने नीले तोते के अंदर जब लोहे की कील डाली थी तो क्या हो गया था? रंग परिवर्तित हो गया था। तो बिल्कुल दूसरी घटना क्या हो सकती है? रंग परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, रंग परिवर्तित हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हमने देखा था कि ये जो CO2 गैस निकल रही थी वो बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ निकल रही थी। इसी के अलावा जब हम पटाखे बजाते हैं तो वहाँ पर ध्वनि भी तो उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हो कि तीसरी घटना हम क्या नोट करते हैं कि ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये इतनी घटनाएं हैं जो हो सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? ये टोटल 6 घटनाएं होती हैं जो रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं सारी की सारी हो, इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, अगर चौथे की हम बात करें तो चौथे की हम अगर बात करें तो कोई ऊष्मा है या फिर प्रकाश है। ऊष्मा का मतलब गर्माहट से आप ले सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, किसी के अंदर जो तापीय ऊर्जा होती है उसे हम ऊष्मा ही कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा या प्रकाश या तो उससे निकल सकता है या फिर वो अवशोषित कर सकता है। कि हो सकता है कोई चीज़ को गर्म करे फिर परिवर्तन हो, तो उसने क्या किया, जब गर्म किया तो उसने ऊष्मा ली। ठीक है, तो उसने क्या किया, या तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर ऊष्मा या प्रकाश या तो क्या हो सकते हैं, अवशोषित हो सकते हैं या फिर निष्कासित हो सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? निष्कासित या फिर आप ये भी कह सकते हो निर्मुक्त। ठीक है, निर्मुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फ्री होती है। ठीक है, कि सीधी जो है फ्री होकर के पूरे सराउंडिंग में, पूरे जो वातावरण है उसमें फैल जाती है। ठीक है, अब देखो, ऊष्मा उत्पन्न हुई और वातावरण में फैल गई तो क्या होगा? वातावरण में गर्मी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई परिवर्तन होता है और उसके बाद उस विलयन का या जो कोई पदार्थ है वो अगर गर्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन में ऊष्मा मुक्त हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो चीज़ ठंडी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जब परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन ने आसपास की ऊष्मा खींच ली। आसपास की ऊष्मा खींच ली तो आसपास ऊष्मा नहीं रही तो इसका मतलब वो ठंडी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 4 परिवर्तन तो ये हो गए। 5वां परिवर्तन क्या हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो जल सकती है। ठीक है, जैसे हम कहें कि कोयला या लकड़ी जल सकती है, यानी कि जल जाती है तो इसका मतलब वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये भी एक घटना है कि जब कोई कोयला या लकड़ी जल जाती है तो वहाँ पर कौन सी घटना होती है? ये वाली घटना होती है। इसके अलावा क्या, बासी भोजन वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, तो बासी भोजन के अंदर क्या था, भोजन खराब हो गया था। तो ये घटना भी हो सकती है कि भोजन का खराब हो जाना। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो, कोयला या लकड़ी का जल जाना, कोयला लकड़ी का जल जाना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये 6 घटनाएं हैं जो नए उत्पाद बनने के अलावा हम देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई रासायनिक परिवर्तन की बात।
अब कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। अब आप कह दोगे कि मेरे को तो अच्छे से समझ आ गया, मैं तो देखते ही बता दूंगा कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करेंगी। आपको लगेगा कि वो भौतिक है लेकिन वो रासायनिक परिवर्तन होगा, आपको लगेगा कि वो रासायनिक परिवर्तन है लेकिन वो भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग वाला हिस्सा। तो ओजोन परत का नाम तो आपने सुना ही होगा। ओजोन परत कौन सी परत होती है? वायुमंडल में एक परत होती है जिसका फॉर्मूला होता है O3, है ना। ओजोन परत ये किससे हमारी रक्षा करती है? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जो हमारी स्किन के लिए हानिकारक होती है, उनको जो है अवशोषित कर लेती है और बाकी सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने देती है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये है मान लीजिए धधकता हुआ सूरज, ठीक है। इससे बहुत जो है तेज प्रकाश आता है, आपको पता ही है ना धूप कितनी तेज होती है। चलिए, अब इससे जब प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश के साथ कुछ पराबैंगनी किरणें भी साथ साथ आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के पास पास पहुंचती जाती हैं तो रास्ते में एक आता है हमारा सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन भी कहते हैं, सुरक्षा कवच भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे नाम है, सुरक्षा कवच, ओजोन परत, ठीक है, इस तरह से। सो ये क्या करती है? ये इनको यहीं पर ख़त्म कर देती है, सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही आगे जा पाता है, ठीक है। ये जो हानिकारक किरणें ये यहीं पर रुक जाती हैं। अब क्या होता है? ये ओजोन परत इस पराबैंगनी किरण का करती क्या है? अपने पास रखती क्यों है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो O3 है, O3 यानी कि कौन है? ओजोन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओजोन क्या ग्रहण कर लेती है? ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, ऊपर लिख लेते हैं पराबैंगनी किरणें, ठीक है। ओजोन पराबैंगनी किरणें लेती हैं और किस में टूट जाती हैं? ऑक्सीजन में टूट जाती हैं। किस में? ऑक्सीजन में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ऑक्सीजन में टूटती है या किस में टूटती है, आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये जो परिवर्तन है वो भौतिक है या रासायनिक है। कोई नई चीज़ बनी कि नहीं बनी, ठीक है, कोई नई चीज़ बनी कि नहीं बनी, रासायनिक परिवर्तन हुआ कि भौतिक परिवर्तन हुआ, वस्तु बाहर से बदली या अंदर से भी बदली, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मन में नो डाउट एक ही आंसर आएगा, कौन सा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि ये तो थी O3 ओजोन और किस में टूट गई? ऑक्सीजन में टूट गई, O में टूट गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल सी बात है, ये दोनों तो मैच नहीं करती, अलग अलग नया उत्पाद बन गया, ठीक है। तो इसलिए नो डाउट हम यहाँ पर आंसर देंगे कि ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, देंगे ना हम, ठीक है। लेकिन अगर इतना इजी सा होता तो हम इसको पढ़ते क्यों? ये तो गलत आंसर है। ये जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भौतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है? भौतिक परिवर्तन में तो ये पढ़ा था कि कोई नया उत्पाद बनेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बन रहा है। ओजोन ऑक्सीजन में चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप है। जो गुण ऑक्सीजन के है वही गुण ओजोन के भी है। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन अकेले अकेले पड़े हैं, यहाँ पर साथ साथ पड़े हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यहाँ पे 3 O अलग अलग पड़े, यहाँ पर एक साथ पड़े हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? सिर्फ इसका रूप परिवर्तित हुआ है, इसके गुण परिवर्तित नहीं हुए हैं, ठीक है। बाहर से देखने से हमें तो ये ऐसे ही लगता है कि ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो फटाफट से यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो। आंसर आपके सामने मैंने आपको बता ही दिया है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो आप कह देंगे नहीं, हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक बदला हुआ रूप है। यह चीज़ आपको समझ में आ गई? इसी का ही एक रूप है,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब भी कोई पूछ लेगी ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सॉरी ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित होकर के किस में परिवर्तित हो जाती है, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि माफ़ कीजिएगा कि वो जो है ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है, ऑक्सीजन में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन ये सुरक्षा कवच वाला भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन परत को सुरक्षात्मक आवरण किस लिए कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती, सुरक्षात्मक आवरण या सुरक्षा कवच का काम करती है, इसीलिए इसको सुरक्षात्मक आवरण कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी ओजोन परत की बात। ठीक है, अब एक नया मुद्दा लेकर के आते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को एक बार हम छोड़ते हैं। ठीक है, एक नई सी चीज़ पढ़ते हैं। हालांकि वहाँ भी पढ़ेंगे हम यही रासायनिक और भौतिक परिवर्तन ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी नई चीज़। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि आपने कभी एप्पल कट किया और उसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया तो क्या वो लाल हो गया था? जैसे मान लीजिए कि ये एप्पल की स्लाइस है। ठीक है, इसके अंदर जो है कुछ इस तरह से बीच में जो है इस तरह से बीज के लिए बने हुए होते हैं ना, और यहाँ पर जब आपने स्लाइस काट करके रख दी तो थोड़े टाइम के बाद जो वाइट जो स्लाइस आपको दिखाई दे रही थी क्रीमी से कलर की, वो थोड़ी थोड़ी यहाँ से रेडिश हो जाती है। वो किस वजह से हो जाती है? ऐसे आलू के साथ भी होता है और ऐसे ही हमारा बैंगन के साथ भी होता है। बैंगन, आलू और सेब को अगर आप काट करके थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो वहाँ पर उनका जो कलर है थोड़ा सा रेडिश सा हो जाएगा। ठीक है, वो किस वजह से हो जाता है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब लोहे की कोई चीज़ होती है वो काफ़ी टाइम तक जब वायुमंडल में बाहर पड़ी रहती है, सीधी पड़ी रहती है, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो बेसिक मतलब हमारा डिस्कशन का यही है कि हम यहाँ पर जंग लगने के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जंग लगना क्या होता है और जंग लगने का मतलब क्या होता है, जंग लगता कैसे है। और फिर जो हम फ्रूट्स की बात करें वहाँ पर देखिए, एक तो हमने लोहे की बात की, लोहे पर तो ठीक है फिर भी समझ आता है, लेकिन सेब पर कैसे जंग लग जाता है ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जंग किसको कहते हैं, जंग लगता कैसे है। ठीक है, इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आप देखते हो वही आपने बोलना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे कि जब भी कोई लोहे की वस्तु होती है, लोहे की वस्तु को जब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप बाहर खुले में छोड़ देते हो तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और ये भूरे रंग की जो परत होती है यही हमारी क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सिंपल सी चीज़ है कि जब लोहे की वस्तु को हम बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और उस भूरे रंग की परत को ही हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, आपने इसके कई एग्जाम्पल देखे भी होंगे, कबाड़ की दुकान में देखा होगा, कोई कबाड़ पुराना पड़ा होगा तो उसके ऊपर आपने ब्राउन से कलर की परत चढ़ी हुई देखी होगी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जब हम लोहा, अब देखिए लोहे को क्या बोलते हैं, आयरन या फेरस। ठीक है, लोहे को Fe से दिखाते हैं, इसको हम आयरन या फेरस लिखते हैं। ठीक है, आयरन या फेरस। ठीक है, अब देखिए जब भी फेरस को आप खुले में छोड़ोगे, बाहर छोड़ोगे, तो वो किस किस के संपर्क में आएगा, वो एक तो वायु के संपर्क में आएगा, तो यानी कि आप कह सकते हो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, वायु के संपर्क में आएगा। ठीक है, और वायु में हर वक्त मौजूद होती है जल वाष्प। जल वाष्प का मतलब क्या होता है कि जो नमी होती है वो वायु में हर वक्त मौजूद होती है। अब आप कहेंगे वायु में जल वाष्प कैसे आ गई, वायु में नमी कैसे आ गई, यानी कि जिस चीज़ को आप भाप से समझते हो ना, भाप, वो वायु में हर वक्त मौजूद होती है। तो आप कहेंगे वो कैसे, तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी फर्श पर पानी गिराते हो तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 मिनट के बाद वो पानी गायब हो जाता है। तो वो पानी चला कहाँ जाता है, वो वाष्प के रूप में हवा में मिल जाता है। ये चीज़ आपको पता है। और इसी वजह से तो बादल बनते हैं कि जब नीचे से पानी उड़ करके ऊपर जाता है तभी तो ऊपर बादलों का निर्माण होता है। ऐसा ही तो कुछ पड़ा था। तो वही प्रोसेस सेम यहाँ पर होती है। ठीक है, तो वायु के अंदर क्या होती है, नमी होती है, और नमी का मतलब क्या होता है, H2O, जल ही तो होता है ना,
ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो जब हमारा फेरस है, आयरन है, लोहा है, वो वायु के और वायुमंडल के अंदर उपस्थित नमी कह दो, आर्द्रता कह दो, जलवाष्प कह दो, भाप कह दो, जल कह दो, एक ही बात है। जब इन सारी चीज़ों के संपर्क में आ जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? अब वो फेरस नहीं रह जाएगा, अब वो फेरस ना रह करके वो किस में बदल जाएगा? आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा। किस में? आयरन ऑक्साइड में, ठीक है। और इसी आयरन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? इसी आयरन ऑक्साइड को हम जंग कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है कि जब भी जंग लगने की डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो सिंपल लिखो कि लोहे की वस्तु को बाहर छोड़ दो तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। इसको समीकरण द्वारा इस प्रकार दिखाया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। इसके बहुत सारी एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो। लोहे के किवाड़ पर जो है, दरवाजे पर जो है जंग लग जाता है पुराने, ठीक है। ये तो चलिए इसके हो गए एग्जांपल, ठीक है। जंग लगना बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि जंग लगने के लिए लोहे को हमें किसके संपर्क में लाना होगा? लोहे को हमें एक तो वायु के संपर्क में लाना होगा और एक हमें जल के, या इसको नमी बोल सकते हैं, इसको आप जलवाष्प बोल सकते हैं, इसको आप आर्द्रता बोल सकते हैं। तो दो चीज़ों का संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है लोहे के, तभी लोहे के ऊपर जंग लगेगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कि अगर लोहे को जंग से बचाना है, यानी कि जंग तो लगेगा, ये बात तो क्लियर है, जंग से बचाना है तो क्या करना चाहिए? तो हम क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों के बीच में संपर्क तोड़ दें। अगर इन चीज़ों के बीच में संपर्क तोड़ दिया गया, लोहे के पास वायु और नमी और आर्द्रता जाएगी ही नहीं, तो क्या जंग लगेगी क्या? तो आप कह दोगे यहाँ पर जंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि अगर किसी वस्तु को जंग से बचाना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो उपाय हैं। पहली चीज़, पहले आप उसको क्लियर करोगे कि जंग तभी लगती है जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जंग नहीं लगाना तो इनके बीच का संपर्क तोड़ देते हैं। तो पहला उपाय तो क्या है कि लोहे के ऊपर या तो क्या कर दो, पेंट की परत चढ़ा दो, या फिर ग्रीस की परत चढ़ा दो। किसकी? पेंट की या ग्रीस की लोहे के ऊपर परत चढ़ाई जा सकती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। या फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा तरीका बहुत बढ़िया है, दूसरा तरीका बहुत बढ़िया। वो क्या कहता है कि आपका, मान लीजिए कि ये लोहे का सामान है, लोहे का सामान है, और इसके ऊपर आप जंग नहीं लगने देना चाहते, ठीक है। जितनी भी धातुएं होती हैं उन पर जंग लगता ही लगता है। कुछ धातुओं पर कम लगता है, कुछ धातुओं पर ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इस पर हम क्रोमियम या जिंक जैसी धातु की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं, ताकि जो भी जंग लगे वो इस बाहर वाली के ऊपर लगे। जंग जो है वो लोहा जो है वो सही सलामत पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये भी बेस्ट तरीका है। तो ये दूसरा तरीका है कि आप क्या कीजिए, इस लोहे के ऊपर दूसरी किसी धातु की परत चढ़ा दीजिए, ताकि जितना भी जंग लगेगा ये इस बाहर वाली परत पर लग जाएगा, अंदर वाला लोहा जो है वो सुरक्षित पड़ा रहेगा। तो दूसरा आप क्या कह देंगे? क्रोमियम या जिंक धातुओं की परत चढ़ाकर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैसे हम जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं? जंग लगने से रोकने के दो उपाय हैं हमारे। पहला तरीका हो गया हमारा पेंट या ग्रीस की परत चढ़ा करके, दूसरा तरीका हो गया क्रोमियम या जिंक जैसी धातुओं की परत चढ़ा करके, ठीक है। जिंक जो है धातु, इसको क्या बोला जाता है? जस्ता भी बोला जाता है, ठीक है। जस्ता या जिंक बोला जाता है, ठीक है। और स्पेशली एक शब्द इसके लिए उपयोग में लिया जाता है, हालांकि यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो यही, जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना धातु की, जी बिल्कुल, जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे के ऊपर, धातु के ऊपर नहीं, धातु तो ये खुद ही है, ठीक है। लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो प्रक्रिया होती है परत चढ़ाने की, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है। जब जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर ताकि लोहे पर जंग ना लगे, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। लेकिन ये चीज़ तो समझ आ गई, एक चीज़ अभी भी नहीं समझ में आई कि कुछ जो चीज़ें होती है, जैसे हमने अभी बात की कि जैसे सेब होता है, आलू होता है, बैंगन होता है, तो उनके ऊपर जंग कैसे लग जाती है, उनमें कौन सा लोहा होता है, तो बिल्कुल उसके अंदर लौह तत्व विद्यमान होते हैं। आपने मान लीजिए कि इस तरह से आलू की एक स्लाइस काटी हुई है। अब आलू की जो स्लाइस काटी है इसकी सतह पर लौह तत्व विद्यमान होते हैं। जितने भी हम चीज़ें खाते हैं उसके अंदर लौह तत्व, आयरन तत्व मौजूद होते हैं। अब आयरन इसके अंदर मौजूद है, यानी कि लोहा मौजूद है ना, हमारा लोहा मौजूद है, तो जैसे ही वो वायुमंडल के संपर्क में आएगा वो तो जंग बनाएगा। जैसे ही वो जंग बनाएगा तो वैसे ही इसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा। तो आज के बाद जो है आपसे कोई भी पूछ ले कि ये लाल कैसे हो गया, तो कह देना इस पर जंग लग गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, उसका लौह तत्व नष्ट हो गया, इसीलिए तो कहते हैं कि अब ये लाल हो गया, अब इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदा, क्योंकि उसका जो लौह तत्व है वो तो लौह तत्व रहा ही नहीं, वो तो आयरन ऑक्साइड बन गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने पढ़ी कि जब हम लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं, लोहे के ऊपर पेंट कर दिया तो अब जंग नहीं लगेगा, यही समझते हो ना आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके समुद्री जहाज होते हैं, जो आपके समुद्री जहाज होते हैं इस तरीके के, ठीक है, जो आपके समुद्री जहाज होते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा पानी में डूबे हुए रहते हैं। आपको पता है ये पानी में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो समुद्री जहाज का जो नीचे वाला हिस्सा है जो हर वक्त पानी में डूबा रहता है, इस पर अगर हम पेंट भी कर दें, इस पर अगर पेंट कर दें तो भी इस पर जंग लग जाता है। इसका कारण बताइए। ठीक है, कि हमने क्या कहा कि सिंपल सी बात है, ये आपका लोहे की वस्तु है, इस पर आपने पेंट कर दी, यानी कि इस तरह की एक परत चढ़ा दी, एक लेयर चढ़ा दी कलर की पेंट की। ठीक है, अब यानी कि वायु और यानी कि ऑक्सीजन, वायु ऑक्सीजन एक ही बात है, और जल यानी कि आर्द्रता इसके संपर्क में नहीं आएगी तो जंग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर पेंट करने के बावजूद भी जंग लग जाती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो उसका कारण क्या है, तो उसका सिंपल सा कारण है कि ये जो जल है ना, जो नीचे वाला जल है, ये कैसा है, खारा जल है, जिसको आप क्या कहते हो, साइंस की भाषा में लवणीय जल कहते हो। और लवणीय जल के अंदर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। इतनी फास्ट हो जाती है कि ये इस पेंट को खा जाती है, और अगर इस पेंट को खा जाएगी, अब पेंट बचा ही नहीं, पेंट बचा नहीं तो इसका मतलब इसके ऊपर जंग लगेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि उस जंग की प्रोसेस को वो पेंट भी नहीं रोक पाती। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप कह दोगे कि लवणीय जल के अंदर ये हिस्सा मौजूद होता है, लवणीय जल के अंदर रहता है, और लवणीय जल के अंदर जंग लगने की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होती है, थोड़ी तेज होती है, इतनी तीव्र होती है कि पेंट होते हुए भी उस पर जंग लग जाता है। और हर साल जो शिप्स होती हैं उनके नीचे वाले हिस्से में चेंज करने पड़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया जंग लगने की पूरी प्रोसेस। अब आपसे पूछ लिया गया कि जंग लगना तो आपने पढ़ लिया, बताओ ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? बताइए जरा, क्या एप्पल की जो स्लाइस है उसका कलर चेंज हुआ? आप कहोगे बिल्कुल चेंज हुआ। और जब कलर चेंज हो जाए तो पूछने वाली बात ही नहीं है, उसमें तो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चैप्टर हमारा वैसे तो कंप्लीट हो गया, बस एक लास्ट प्रोसेस रही है क्रिस्टलीकरण। फटाफट से उसे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हम समझेंगे इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलीकरण, अगर ना समझ में आए फिर भी इसके एक बार डेफिनेशन सुन लो, समझ में सब आएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ में मिलावट हो गई और उसे शुद्ध रूप में हमें प्राप्त करना है, ठीक है, तो हम क्रिस्टलीकरण का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सुन लो कि किसी पदार्थ के विलयन से
किसी पदार्थ के विलयन से, यानी कि पहले जिस पदार्थ का हम यूज़ करना चाहते हैं, जिस पदार्थ के क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, उसका विलयन लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी पदार्थ के विलयन से उस पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल, या तो क्या करना, उसे शुद्ध क्रिस्टल लेना हो, शुद्ध क्रिस्टल, या बड़े आमाप के शुद्ध क्रिस्टल या बड़े आमाप के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यानी कि हमने क्या किया कि कोई चीज़ है, कोई हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, उस क्रिस्टल को हमने उसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है, या फिर हमें क्या करना है कि मान लीजिए छोटे छोटे चूरन के रूप में पाउडर है, ठीक है, हमें थोड़ा सा बड़ा क्रिस्टल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका विलयन बना लेंगे और विलयन के बाद क्रिस्टलीकरण कर लेंगे, यानी कि वो हमें एक बड़ा क्रिस्टल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अब समझते हैं। मान लीजिए कि छोटा बच्चा है कोई, और उसने आपके घर के नमक का जो बॉक्स है, आपके घर का नमक का जो बॉक्स है, उसके अंदर मिट्टी डाल दी। क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि मिट्टी और नमक को अलग अलग कर लोगे क्या? तो आप कहोगे क्रिस्टलीकरण जानने से पहले तो हम शायद नहीं कर पाते, क्योंकि मिट्टी के कण भी उसी साइज़ के होते हैं जिस साइज़ के नमक के होते हैं, और वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। तो मिट्टी और नमक अगर मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ से मिट्टी का जो कण है वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन क्रिस्टलीकरण कहते हैं ये तो बहुत ईजी है। वो कहता है कि सिंपल सा एक काम करो, ये जो नमक है ना, ये जो नमक है, हमने चैलेंज दे दिया कि चलो 1 स्पून ले लो और उसको अलग करके दिखा दो। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे परख नली। ठीक है, परख नली सिंपल सी बात है, एक पतली सी कांच की नली होती है, प्रयोगशाला में आपने देखी भी होगी। ठीक है, इसके अंदर परख नली नाम से डरना नहीं है। ठीक है, सिंपल कांच की एक नली होती है, बर्तन होता है सिंपल सा। ठीक है, पतला होता है काफ़ी, मार्कर के जितना जो है चौड़ी होती है। ठीक है, वैसे उसका साइज़ अलग अलग हो सकता है, हमने थोड़ी सी बड़ी दिखाई है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर पानी ले लिया। हमने क्या किया, इसके अंदर पानी ले लिया। ठीक है, 1 स्पून मिट्टी और नमक उठाया, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से घोल दिया। अब ये क्या बन गया, घोल बन गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस घोल में क्या हुआ, देखो मिट्टी तो नहीं घुली, लेकिन नमक तो घुल गया, नमक तो घुल गया। अब हम क्या करेंगे कि जब इस पूरे के पूरे घोल को क्या कर लेंगे, छान लेंगे। अगर इस पूरे के पूरे घोल को क्या कर लेंगे, छान लेंगे। अब छान लिया तो छलनी के अंदर क्या बच गया, मिट्टी। मिट्टी बाहर हो गई, बिना मिट्टी वाला जो पानी था, यानी कि जो नमक था, वो बच गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम छलनी की जगह क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, छलनी में छोटे छोटे मिट्टी के कण चले जाएंगे, लेकिन फिल्टर पेपर में से छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं वो भी नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नमक और पानी जो घुला हुआ है वही मिश्रण नीचे जाएगा, वही विलयन नीचे जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ क्या बचा हुआ है, इस परख नली में सिर्फ पानी और नमक बचा हुआ है। अब हम इसको करना शुरू कर देंगे गरम। जैसे गरम करेंगे, पानी भाप बन के ऊपर उठ जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चा लोग, नमक बच गया ना। इसका मतलब नमक के क्रिस्टल मिल गए ना। तो यही प्रोसेस होती है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, हमने क्या बनाया, जिस चीज़ के शुद्ध क्रिस्टल चाहिए थे, हमें क्या चाहिए थे, शुद्ध क्रिस्टल, क्योंकि इसमें मिलावट होगी, हमें शुद्ध नमक चाहिए। तो शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हमें उस वस्तु का पहले विलयन बनाया, उसके विलयन में से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया ही तो क्रिस्टलीकरण है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि किसी पदार्थ के विलयन से उसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल या बड़े अमाप के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, थोड़े बड़े आकार के क्रिस्टल भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रिस्टलीकरण तो आपने समझ लिया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आता है कि एक एग्जाम्पल है क्रिस्टलीकरण का आपकी बुक में दिया हुआ कि कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल या बड़े आकार के क्रिस्टल आप कैसे प्राप्त करोगे।
कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दिया आपको, कॉपर सल्फेट के बहुत छोटे 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 कण दे दिए, पीस करके चूर्ण दे दिया, और आपको कहा कि बड़े अमाप का क्रिस्टल बनाओ। ठीक है, बड़े अमाप का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा बनाओ ऐसे कहेगा, यानी कि छोटा सा क्रिस्टल बनाओ चूर्ण से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, चूर्ण तो बिल्कुल बारीक पाउडर हो गया, उससे थोड़ा सा बड़ा हमें क्रिस्टल बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर भी हम यही करेंगे, पहले उसका विलयन बनाएंगे, यानी कि वो जो चूर्ण है उसको अच्छे से घोल लेंगे, चूर्ण घोल के उसको गर्म करेंगे। ठीक है, जैसे ही गर्म करेंगे फिर उसको छान लेंगे ताकि कोई अशुद्धि है तो वो अलग हो जाए। छान करके जो घोल बचा उसके अंदर अभी भी जो किसका हमें घोल तैयार करना है? कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट अभी भी उसके अंदर घुली हुई है। ठीक है, फिर जब आप उसको ठंडा करना छोड़ दोगे तो जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और यही प्रोसेस क्या होगी? क्रिस्टलीकरण की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो, साथ के साथ आपके सामने इसका आंसर है और साथ के साथ आप छोटा छोटा डायग्राम भी बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या लेना है कि एक बीकर में लगभग 1 कप हम क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है? एक बीकर ले लेना है, सबसे पहले उस बीकर में 1 कप जल ले लेना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? पहला स्टेप, कुछ नहीं किया, जल ले लिया किसके अंदर? बीकर के अंदर। उसके बाद उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दो। किस लिए डाली नहीं समझना, सिर्फ इतना समझना है कि डाल दो। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दो। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तनु। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये डालना है। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 स्टेप आपको समझ में आ गए। सॉरी, एक ही स्टेप है ये कि एक बीकर में लगभग 1 कप आपने पानी ले लिया, उसमें कुछ H2SO4 की बूंदें डाल दी जो तनु था। अब इस जल को गर्म करते हैं और उबालते हैं। ठीक है, और जो है जैसे जैसे ये उबलता है तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर जो है हिलाते हुए डालते हैं, यानी कि उसको हिलाए रखना है और निरंतर जो उसको चलाते रहना है। ठीक है, उसको चलाते हुए एक विलोडक होता है प्रयोगशाला में। अब अगर आप गए हो लैब के अंदर, तो लैब के अंदर एक लकड़ी का विलोडक होता है। ठीक है, एक तरह से बर्तन में जैसे कड़छी टाइप से होती है वैसे ही विलोडक होता है प्रयोगशाला में। ठीक है, तो विलोडक जो होता है वो क्या करता है कि विलोडक से लगातार इसको चलाते रहना है, यानी कि इस टाइप से उसको चलाना है कि चूर्ण जो है वो उसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाए, अच्छे से घुल जाए। ठीक है, चलिए तो 2 स्टेप आपको समझ में आ गया। तीसरा स्टेप क्या है कि जब कॉपर सल्फेट चूर्ण जो है इसमें अच्छे से घुल जाता है तब विलयन को फिल्टर पेपर से जो है छान लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। फिल्टर पेपर से इसलिए छाना ताकि कोई भी अशुद्धि जो है वो नीचे ना चली जाए। ठीक है, अब विलयन के अंदर सिर्फ क्या है? घुला हुआ है। जल के अंदर क्या घुला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट घुला हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये ठंडा होता है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर के पैंदे में बनने लग जाते हैं। इसका मतलब आप क्या समझ गए कि जो चूर्ण थी आपने उसके जो है थोड़े से बड़े क्रिस्टल बना लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। तो होपफुली चिल्ड्रंस आपको ये सारा का सारा चैप्टर जो है जो हमने पढ़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं, डायग्राम्स भी बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपकी कॉपी जो है थोड़ी सी कलरफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।